हमारा किसी के साथ डिस्प्यूट हो जाता है तो हम क्या करते हैं, क्रिमिनल केस है तो हम पहले FIR करेंगे, फिर वो केस जो है कोर्ट में जाएगा। अगर वो सिविल मैटर है तो आप डायरेक्टली कोर्ट में जाओगे। तो आपको रिप्रेजेंट करने के लिए आप एक वकील को हायर करते हो। व्हाट इज़ द रीज़न? दैट यू डू नॉट नो अबाउट द टेक्निकलिटीज़ ऑफ लॉ। कौन कौन सा कानून एप्लीकेबल है, कानून क्या कहता है, व्हाट इज़ द प्रोसीजर। सो वी एज नॉर्मल lay people do not know about the technicalities of law, so we do hire the services of a lawyer. Similarly, when you talk about the government, especially the government of India, क्योंकि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वो यूनियन गवर्नमेंट का लॉयर होता है, ठीक है। तो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके भी बहुत केसेस होते हैं। इट हैज़ टू फाइल द केसेस अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट। देयर आर अ लॉट ऑफ केसेस बीइंग फाइल्ड। कोई स्टेट के साथ डिस्प्यूट हो जाता है यूनियन गवर्नमेंट का, सिटीजन्स फाइल करते हैं अगर उनके फंडामेंटल राइट्स एनफोर्स नहीं हो पा रहे हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ केसेस विच आर बीइंग फाइल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अपना एक एडवोकेट चाहिए होता है। तो इस सिचुएशन में वो किसी प्राइवेट लॉयर को हायर नहीं करेगी अलग अलग केसेस के लिए। इस केसेस के लिए ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति की बात की गई है, राइट। इसके अलावा केसेस को रिप्रेजेंट करने के अलावा बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को लीगल एडवाइस चाहिए होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारी गवर्नमेंट है, इसमें 3 ऑर्गन्स है। वी गॉट लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। तो जो हमारा लेजिस्लेचर है उसका बेसिक काम क्या होता है? कानून बनाना, लॉज को इनैक्ट करना। तो जब लॉज पे बहस हो रही होती है, बनाए जा रहे होते हैं, तो बहुत सारे उस टाइम पे डाउट्स होते हैं, क्या इस तरीके से कानून को बना सकते हो, क्या ये जो कानून है ये हमारे फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 के साथ इनकन्सिस्टेंट तो नहीं है। क्या पता हम इतनी मेहनत करें, कानून बनाए, कल को जाके सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो और इसको वॉइड ही डिक्लेयर कर दिया जाए। तो इस टाइप के ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, लीगल क्वेरीज आती हैं जब किसी लॉ पे चर्चा चल रही होती है, बहस चल रही होती है। तो इन सब सिचुएशन के लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अटॉर्नी जनरल से एडवाइस लेती है, राइट। तो अटॉर्नी जनरल जो है केसेस में रिप्रेजेंट भी करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। उसके अलावा लीगल एडवाइस भी देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट जब अपना काम एज अ लेजिस्लेचर कर रही है, कानून बना रही है, या एज एग्जीक्यूटिव भी अगर जब अपना काम कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रेसिडेंट को कोई ऑर्डिनेंस इशू करनी है, इमरजेंसी लगाई जा रही है, तो इन सब केसेस में भी कुछ लीगल एडवाइस चाहिए होती है। क्योंकि जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव में जो लोग बैठे हैं उनके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है कि उनको लीगल एक्सपर्ट्स होना होता है। तो MP MLA बनने के लिए, प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए यू मे नॉट नेसेसरली बी अ लॉयर, राइट। तो इन सब सिचुएशन में लीगल एडवाइस लेने के लिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की ज़रूरत पड़ती है। सो दैट इज़ वाई द रैशनेल बिहाइंड हैविंग Attorney General of India within the Constitution. That's one thing that you should know. Next thing is, किसी भी कंट्री में एक ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस होता है। बेसिकली इसमें क्या होता है, हम रैंक्स बताते हैं कि डिग्निटी के हिसाब से या पोजीशन के हिसाब से, रैंकिंग के हिसाब से कौन सा पद सबसे पहले आता है फिर बाद में आता है। तो अगर हम इंडिया में ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस देखेंगे तो एट द टॉप वी हैव गॉट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फिर वाइस प्रेसिडेंट आता है। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का नंबर कहाँ आता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्पेशली फॉर UPSC। तो उस हिसाब से आपको पता होना चाहिए, इट इज़ ऑन द 11th रैंक। तो 11th रैंक है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की। एक जो कैबिनेट मिनिस्टर होता है वो भी 11th नंबर पे ही फॉल करता है। सो दिस इज़ समथिंग दैट यू मस्ट बेयर इन योर माइंड। अब एक और सवाल अटॉर्नी जनरल पे आ जाता है, और ये जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट भी रहा कि क्या जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, क्या वो एक पब्लिक अथॉरिटी है या इट्स अ प्राइवेट अथॉरिटी। एज इन, क्या आप उसको पब्लिक सर्वेंट बोल सकते हो? क्योंकि इसका जो उल्लेख है वो संविधान में किया गया है। तो उस हिसाब से बाकी पोस्ट्स की तरह क्या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी एक पब्लिक सर्वेंट हुआ या कि एक प्राइवेट सर्वेंट है? दिल्ली हाई कोर्ट का व्यू ये रहा था रिसेंटली दैट इट शुड बी ट्रीटेड अ पब्लिक बॉडी। दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या बोला कि इसको एक पब्लिक बॉडी मानना चाहिए, क्योंकि जैसे जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स हैं हमारे संविधान में, तो हम सबको पब्लिक सर्वेंट्स बोलते हैं। सो दे आर ऑल पब्लिक पोस्ट। सिमिलरली अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया शुड ऑल्सो बी अ पब्लिक पोस्ट, बट दिस डिसीजन वॉज रिवर्स्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट बाय अ डिविजन बेंच। दे सेड नो, Attorney General of India, like other posts, cannot be equated with the public post. It is in fact a private body.
अब क्योंकि ये पब्लिक बॉडी नहीं है, एक पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के अगेंस्ट RTI लाई नहीं करेगी, ठीक है। इट इज़ नॉट कवर्ड विद इन द एम्बिट ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। अब ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा US से डिफरेंट है। जो US में जो अटॉर्नी जनरल है उसको हम एक एग्जीक्यूटिव पोस्ट मानते हैं, वो एक पब्लिक सर्वेंट है। लेकिन इंडिया में जो एग्जीक्यूटिव है इस काम के लिए वो लॉ मिनिस्टर है, वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया नहीं है। सो इन इंडिया द कंक्लूजन इज दैट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अ प्राइवेट पर्सन, इज नॉट अ पब्लिक बॉडी, सो नो RTI लाइज अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर पोस्ट। इससे हम एक चीज़ और भी इन्फर कर सकते हैं, वो हम ये इन्फर कर सकते हैं क्योंकि अगर ये पब्लिक बॉडी नहीं है, इसका मतलब जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वो सरकारी केस देखने के अलावा, सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करने के अलावा अपने प्राइवेट केसेस भी ले सकता है। एग्जैक्टली तो अगर उसके पास टाइम है, उसके अगर टाइम टेबल के हिसाब से उसके पास इतना स्कोप है कि वो कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल के केसेस भी ले ले, देन ही और शी इज़ फ्री टू डू सो। आई विल से ही ओनली क्योंकि अब तक कोई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया शी तो रही नहीं, सो ही ऑफ कोर्स इज़ फ्री टू डू सो। अब वो कौन कौन से टाइप के केसेस हैं जो कि ये ले सकता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कौन से केसेस वो नहीं ले सकता, वो हम आगे अभी फर्दर प्रोविजंस में पढ़ेंगे। सो दिस इज़ अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। Now, when we come to the Constitution of India, there are primarily two provisions, two articles which discuss in detail about the Attorney General of India in regards to the appointment, powers, functions, duties, removal. तो उसके लिए दो articles हैं. The first article is Article 76. It has to be read with another article which is called excuse me, Article 88. ठीक है, तो डायरेक्टली ये दोनों आर्टिकल्स जो हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए रिजर्व्ड हैं। अब हम इसको बहुत ही आराम से पढ़ेंगे, समझेंगे, क्योंकि इस पे अगर हम UPSC का पैटर्न देखें तो इस पे कोई ना कोई एक बार एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो बहुत छोटे छोटे से बारीकियाँ हैं जिसका आपको ख्याल रखना है। एंड बीइंग अ लॉयर ऑल्सो, आई थिंक you should be very clear and you should be very crisp about whatever provision is there regarding the Attorney General, who happens to be the first law officer of the country. I'm going to read that out for you, and here I'll also try to compare different provisions of the Constitution. For instance, Clause 1 of Article 76 says that the President shall appoint a person. अब यहाँ पे हम इसको समझते हैं, इसकी नियुक्ति कौन करेगा, मतलब राष्ट्रपति करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। तो हमने बाकी वीडियोस में भी आपने मेरी देखा होगा कि मेजॉरिटी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स हैं उनमें नियुक्ति किसके नाम पे की जाती है, प्रेसिडेंट के द्वारा। अब यहाँ पे हम आर्टिकल 74 को समझते हैं। आर्टिकल 74 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि जो प्रेसिडेंट है, इट शैल एक्ट ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कौन हेड करता है, प्राइम मिनिस्टर। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, मंत्रिमंडल के संघ के द्वारा, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो बोलेंगे, जिस आदमी का नाम नॉमिनेट करेंगे उस आदमी को प्रेसिडेंट अपॉइंट कर लेगा। कमिंग बैक टू द प्रोविजन, द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट। अब यहाँ पे एक और वर्ड समझने वाले, अपॉइंट, यहाँ पे नॉमिनेटेड वर्ड नहीं है। मैंने आपको कुछ प्रोविजंस ऐसे अब तक वीडियोस में समझाए हैं जहाँ पे नॉमिनेट वर्ड का इस्तेमाल है, मतलब उनका नाम जो है नामांकित किया जाएगा। लेकिन इस केस में, अटॉर्नी जनरल के केस में, उसका अपॉइंटमेंट होता है। कैन यू थिंक ऑफ एनी एग्जाम्पल जहाँ पर किसी बंदे का नॉमिनेशन किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा? So if you can recall, I have discussed with you in one of the videos about Article 331 of the Constitution. 331 के हिसाब से लोकसभा में अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर्स हैं उनकी एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, in such a situation the President of India can nominate maximum up to 2 Anglo-Indians for House of People. तो उसमें क्या है, नॉमिनेशन हो रहा है। लेकिन इस 76 क्लॉज 1 के हिसाब से क्या हो रहा है, अपॉइंटमेंट हो रहा है। आई होप इट्स क्लियर। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम आगे देखते हैं इसको। सो द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट अ पर्सन हु इज़ क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड अ सुप्रीम कोर्ट जज टू बी द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसका मतलब जो बंदा सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए योग्य है संविधान के हिसाब से, उसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पद पे भी नियुक्त किया जा सकता है।
अब इसमें मैंने क्वेश्चन देखा था, 2018 का क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी में। उसमें ये बोला था कि इसमें से आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस विच वन कैन बी अपॉइंटेड एज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। उसमें ऑप्शन ये था द वन who's been a सुप्रीम कोर्ट जज, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। सेकेंड ऑप्शन द वन हु इज़ द सुप्रीम कोर्ट जज, एंड the one who is eligible to be the Supreme Court judge. So here you have to be very clear about the language. This article clause 1, 76 clause 1 only says that the one who is eligible to be appointed as a Supreme Court judge is also eligible to become the Attorney General of India. तो ज़रूरी नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं या आप सुप्रीम कोर्ट के जज हैं कि आपको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की पद पे नियुक्ति की जाएगी। नो, as long as you're qualified to become a Supreme Court judge as per the provisions of the Constitution, you're good to go. You can become an AGI. अब आप यहाँ सोच रहे होगे वो इंसान कौन है जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए एलिजिबल होता है। तो इसके लिए हम आर्टिकल 124 क्लॉज 3 को पढ़ते हैं, जो कि ये बताता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन क्या होती है। So there are 3 different qualifications which are mentioned under clause 3. The first one says कि अगर आप किसी एक हाई कोर्ट के या एक से ज़्यादा हाई कोर्ट के 5 वर्षों तक के लिए जज रह चुके हो, so if you have been a judge of 1 or more high courts for a period of 5 years or more, simple 5 साल के लिए आप हाई कोर्ट जज रह चुके हो, और आप जज नहीं रहे हो लेकिन आपकी 10 साल की प्रैक्टिस है हाई कोर्ट में। सो यू बिन एन एडवोकेट इन 1 हाई कोर्ट और मोर देन 1 हाई कोर्ट फॉर पास्ट 10 years और मोर। तो या तो 5 साल आप हाई कोर्ट के जज रहे हो या आप 10 साल हाई कोर्ट के एडवोकेट रहे हो। तीसरा ऑप्शन भी है, आप इन दोनों में से कुछ नहीं हो। तीसरा ऑप्शन ये है कि अगर प्रेसिडेंट के हिसाब से आप एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हो। जूरिस्ट कौन हो गया? जिसकी स्पेशल नॉलेज है अबाउट लॉ, द वन हु हैज़ स्पेशल नॉलेज अबाउट द फील्ड ऑफ लॉ। प्रेसिडेंट के हिसाब से, प्रेसिडेंट के हिसाब से मतलब आर्टिकल 74 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हिसाब से। तो इन तीनों सिचुएशन के हिसाब से आप एक सुप्रीम कोर्ट जज बनने के एलिजिबल हो। बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 76 क्लॉज 1 आप अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनने के भी लायक हो। आई होप इट्स क्लियर। दिस इज अबाउट आर्टिकल 76(1). नाउ लेट्स कम टू क्लॉज 2. इट सेज दैट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द अटॉर्नी जनरल। क्या ड्यूटी है, अब हम इसके काम पे आते हैं, ठीक है। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द अटॉर्नी जनरल 1 टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आई टोल्ड यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट ही किसके लिए होता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फर्स्ट एडवाइस करने के लिए, ठीक है। अपॉन सच लीगल मैटर्स एंड टू परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज ऑफ लीगल नेचर। ऑफकोर्स लीगल काम ही करेगा एज द प्रेसिडेंट में एडवाइस। तो बेसिकली अगेन प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट भी कर रहा है और प्रेसिडेंट ही अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को बता रहा है कि भैया सरकार के इन मैटर्स पे तुम लीगल एडवाइस दोगे और सरकार के तुम ये सब फंक्शंस को परफॉर्म करोगे। वो फंक्शंस जो हैं बशर्ते लीगल होने चाहिए, राइट। सो अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट एंड वट एवर ड्यूटी एंड द फंक्शन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैज़ टू परफॉर्म इज ऑल्सो बींग टोल्ड टू हिम बाय द प्रेसिडेंट, मीन्स as per article 74 the council of ministers. Okay, moving ahead, and to discharge the functions, इन काम के अलावा और क्या काम करेगा अटॉर्नी जनरल? and to discharge the functions conferred on him by और under this constitution. इसके अलावा अगर संविधान में कोई और काम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को दिया गया है तो वो काम करेगा। अब वो काम कहाँ दिया गया है इसके लिए हम पढ़ते हैं हम आर्टिकल 88। आर्टिकल 88 से पहले मैं सेंटेंस कंप्लीट कर देती हूँ। तो सेकेंड क्लॉज के हिसाब से अटॉर्नी जनरल क्या क्या काम करेगा? पहला काम क्या करेगा? यूनियन गवर्नमेंट को लीगल एडवाइस देगा। दूसरा काम क्या करेगा? बाकी वो ड्यूटीज़ और फंक्शन परफॉर्म करेगा जो प्रेसिडेंट उसको बताएगा, प्रोवाइडेड वो लीगल नेचर के हो। तीसरा, अटॉर्नी जनरल वो सब काम करेगा जो कि संविधान के हिसाब से उसको दिया गया है, जो कि आर्टिकल 88 में है। उसके अलावा और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, मतलब कोई और कानून भी अगर बनाया गया है जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए स्पेशल फंक्शंस बता रहा है, तो अगर पार्लियामेंट ने कोई और कानून बना दिया जो कि एक्चुअली बनाया गया है, आई जस्ट डिस्कस विद यू, जिसमें बोला है कि भैया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट के दिए हुए काम के अलावा जो संविधान में काम दिए गए हैं अंडर आर्टिकल 88, उसके अलावा ये सब काम भी करेगा जो कि इस लॉ में लिखा हुआ है।
ठीक है। सो अब इस क्लॉज को अगर हम दोबारा पढ़ें तो क्लॉज 2 के हिसाब से अटॉर्नी जनरल कौन कौन से काम करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस देगा, दैट इज़ वन। उसके अलावा वो सब ड्यूटीज़ को परफॉर्म करेगा और वो सब फंक्शंस को परफॉर्म करेगा जो कि लीगल नेचर के हैं और जो कि प्रेसिडेंट ने उसको दिए हैं। तो तीसरा, वो सब काम करेगा जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में उसको दिया गया है, ठीक है, जो कि आर्टिकल 76 में है, रेड विद आर्टिकल 88। एंड फोर्थ, बाय एनी अदर लॉ, अगर किसी और लॉ विच इज़ इन फोर्स फॉर द टाइम बिंग, अगर उसमें कोई और काम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को दिया जाता है तो वो भी काम करेगा। अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड कि कॉन्स्टिट्यूशन में और ऐसा कौन सा काम है जो कि अटॉर्नी जनरल को करना होता है। आर्टिकल 88 को अगर हम पढ़ेंगे हमें समझ में आएगा कि भैया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का जो पद है वो बाकी जो एमपीज़ हैं उनके जैसा ही है। सो इट जस्ट सेज कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है लोकसभा की किसी भी प्रोसीडिंग्स का पार्ट बन सकता है। तो जब लोकसभा में कोई भी कानून पे चर्चा हो रही है, उस पर बहस हो रही है, कुछ ओपिनियन चाहिए, सो द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कैन ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ द लोकसभा, दैट इज़ वन। उसके अलावा लोकसभा में अलग अलग कमिटीज़ का गठन होता है, राइट। एक कमेटी मैंने आपसे डिस्कस करी थी, पीएसी कमेटी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जो कि बहुत फ्रेंडली तरीके से सीएजी के साथ काम करती है। तो वैसे बहुत सारी कमिटीज़ होती हैं जो कि लोकसभा गठित करता है अलग अलग चीज़ों पे चर्चा करने के लिए, अलग अलग चीज़ों को स्क्रूटिनाइज करने के लिए। तो जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वो किसी भी समिति, किसी भी कमेटी का पार्ट बन सकता है, ठीक है। तो he can take part in any of the proceedings of Lok Sabha, he can be a part of any of the committees, but what he cannot do is he cannot vote, ठीक है। तो उसका कोई वोटिंग का अधिकार नहीं होगा। बोल सकता है, हमेशा अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकता है कि भैया ये कानून जो है इस लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है, ये संविधान के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट जा रहा है, ये प्रीएम्बल के अगेंस्ट जा रहा है, बट वो अपना वोट नहीं दे सकता। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का कोई मत नहीं होता, ठीक है। तो यूजुअली ये तो हमें वैसे भी प्रिंसिपल पता है कि जो मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के वही वोट कर सकते हैं, क्योंकि अटॉर्नी जनरल उसका एक मेंबर नहीं होता लोकसभा का, तो उस पर वोट नहीं कर सकता, लेकिन वो प्रोसीडिंग्स को, कमिटीज़ को अटेंड कर सकता है। ये फंक्शंस हो गए इसके आर्टिकल 88 में। अब हम 76 क्लॉज 2 के लास्ट वर्ड पे आते हैं, और एनी अदर लॉ। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वो काम भी करेगा जो किसी और लॉ में दिए गए हैं। अब वो कोई और लॉ कौन सा है, यू कैन राइट इट डाउन। द लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफिसर कंडीशंस ऑफ सर्विस विद इन ब्रैकेट लॉ ऑफिसर कंडीशंस ऑफ सर्विस रूल्स ऑफ 1987, ठीक है। तो ये रूल्स जो है वो पार्लियामेंट ने पास किए थे 1987 में। ये पूरा का पूरा जो लेजिस्लेशन है ये डिफ़ाइन करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन होता है, सॉलिसिटर जनरल कौन होता है, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल कौन होता है, लॉ ऑफिसर कौन होता है, इनको, इनकी सैलरी क्या होगी, इनकी कंडीशंस ऑफ सर्विस क्या होगी, ये क्या क्या काम कर सकते हैं। तो अगर हम उसको ब्रीफ में देखें तो ये बताता है कि किस किस टाइप के प्राइवेट मैटर्स हैं जो एक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ले सकता है। आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो दैट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया is not a public body, so he or she can always take up the private matters also from the private parties. लेकिन कुछ ऐसे मैटर्स हैं जो कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया नहीं ले सकता। सिंपल, अगर कोई ऐसा मैटर है जिसमें जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट है, ठीक है, अगर मुझे क्रिट पिटिशन डालनी है सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट कि भैया ये मेरे मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है, उसको इन्फोर्स कराइए, तो वो मैटर जो है अटॉर्नी जनरल नहीं लेगा, क्योंकि अटॉर्नी जनरल संविधान के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट का वकील है कुछ केसेस में, राइट। तो उस हिसाब से वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जा सकता। तो इस टाइप के मैटर्स जो हो गए इट कैन नॉट बी टेकन। अब ये बताता कौन कौन से मैटर्स हैं जो ये हैंडल करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के बेसिस पे, वो एक को क्लियर बताता है। वैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे ये केसेस को रिप्रेजेंट करेगा। उसके अलावा अगर कोई रेफरेंस आर्टिकल 143 में भी फाइल होती है, रेफरेंस का मतलब क्या होता है आपको शॉर्ट में बताती हूँ। अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि किसी पर्टिकुलर मैटर पे सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस लेनी चाहिए, तो प्रेसिडेंट जो है रेफरेंस फाइल करता है सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल 143, ठीक है। इस केस में भी सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कौन करेंगे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया करेंगे। तो वही बेसिक फंक्शन जो मैंने आपको इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो बताए थे वही एन्यूमरेटेड है। कौन से कानून में, 1987 का कानून। व्हाट इज द नेम ऑफ द लॉ, इट इज
Law Officer Conditions of Service Rules 1987. So now when you read clause 2 of article 76, you know that the functions, duties of Attorney General of India are prescribed by the President, and then prescribed by this constitution also under article 88, and then also by the act of the 1987, not really the act but the rules of 1987. अब हम बढ़ते हैं थर्ड क्लॉज की तरफ. आई होप आई एम मेकिंग थिंग्स क्लियरर टू यू. कोई डाउट है तो आप you can just drop that in the comment section and I can take that up again in the future videos. Clause 3 says, in the performance of his duties, the Attorney General shall have the right to audience in all courts in the territory of India. It's very simple. It just says that जब वो अपनी ड्यूटीज़ पूरी कर रहे हैं, ड्यूटीज़ क्या है, वही सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करना, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में केसेस को कोर्ट में रिप्रेजेंट करना. तो इस सिचुएशन में he has the right to audience. Simply means कि he can go to any of the courts. वो any of the courts कौन से होते हैं? हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में ये अपीयर हो सकते हैं. Clause 4 says the Attorney General shall hold office during the pleasure of the President. It's very important. Attorney General shall hold office during the pleasure of the President. इसका मतलब क्या हुआ? अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है इनका? प्रेसिडेंट कर रहे हैं. इनका रिमूवल कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट. इसका मतलब अगर कोई क्वेश्चन आता है आपके पेपर में दैट व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कितने साल तक वो अपने पद पर कार्य करेंगे, सो देयर इज़ नो ड्यूरेशन फिक्स्ड. ओके, सो इन मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस फॉर डिफरेंट पोस्ट्स यू विल सी दैट इट्स 5 years, राइट. और एक कोई एज बताइए जो भी पहले आती है, ठीक है. CAG का हमने लास्ट वीडियो में देखा था दैट द CAG विल होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 6 years, बट फॉर द अटॉर्नी जनरल द ड्यूरेशन इज़ नॉट फिक्स्ड. इट मीन्स जब प्रेसिडेंट को लगता है कि भैया अटॉर्नी जनरल अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा तो वो उसको उसके पद से हटा देंगे. इसका मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनके हाथ में है कि कब तक कोई भी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपने पद पर कार्य करेगा, अदरवाइज ओके टाटा बाय. दिस ऑल्सो समवेयर जस्टिफाइज. जब हमने इनिशियली क्वेश्चन किया था कि क्या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को एक पब्लिक बॉडी माना जाना चाहिए जैसे हम सुप्रीम कोर्ट जजेस को मानते हैं या प्रेसिडेंट को मानते हैं या प्राइम मिनिस्टर को मानते हैं, सो द आंसर वाज नो. दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स. जब उनकी ड्यूरेशन ही फिक्स्ड नहीं है अपने ऑफिस में, जब प्रेसिडेंट के प्लेजर के दौरान ही बस वो ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं, देन ऑफकोर्स यू कैन नॉट इक्वेट दिस पर्सनस पोस्ट विद एनी अदर पोस्ट जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल है, right? Because his duration in his own office is not fixed, so he will hold the office as long as the president pleases. Moving ahead, and shall receive such remuneration as the president may determine. कितना पैसा मिलेगा उनको, कितनी सैलरी मिलेगी, जो कि प्रेसिडेंट डिटर्मिन करेगा. प्रेसिडेंट डिटर्मिन करेगा मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्रेसिडेंट. और इसके लिए मैं आपको ऑलरेडी वो 1987 के रूल्स बता चुकी हूँ. उसी में डिसाइडेड है कि इनको कितना इनका महीने का अलाउंस मिलेगा एंड व्हाट आर द अदर फैसिलिटीज़ विच दे विल गेट. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रोविजंस विच आर गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द अदर 1987 एक्ट. इस प्रोविजन में कहीं भी आपको इसके रेजिग्नेशन के बारे में या रिमूवल के बारे में नहीं मिलेगा कि कैसे उनको हटाया जाएगा. तो जैसे सुप्रीम कोर्ट जजेस के केस में हम देखते हैं इम्पीचमेंट प्रोसीजर है, तो इनके केस में ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि इनका ऑफिस तब तक ही कार्यरत रहेगा जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा. तो अगर इनको भी रिज़ाइन करना है तो कोई एज सच लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं है. ही कैन जस्ट गिव हिज रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट. ओके, सो अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट, अपॉइंटमेंट कंडीशंस सेम एज अ सुप्रीम कोर्ट जज, duration not decided, removal at the pleasure of the president by the president. He can also offer his resignation. So these are the provisions related to the Attorney General of India. अब कुछ other general knowledge things that you should know about this post is कि अब तक कितने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कंट्री में रह चुके हैं, किसका कितना ड्यूरेशन था, प्रेजेंटली हु इज़ द वन. सो यू मे जस्ट नोट डाउन फ्यू पॉइंट्स. तो हमारी कंट्री में जो फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे उनका नाम है, डज एनीवन नो? यस, इस मिस्टर MC सेतलवाद. ही वाज द फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. इस पे इस तरीके से भी एक क्वेश्चन आ सकता है दैट विच पर्टिकुलर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैज़ होल्ड हिज ऑफिस फॉर द लॉन्गेस्ट टेन्योर. सो द आंसर इज द सेम, इट्स MC सेतलवाद.
So he had held the position of Attorney General of India for, you won't believe, it's 13 years. तो कहने को उनकी ड्यूरेशन मेंशन नहीं है, लेकिन जो पहले अटॉर्नी जनरल थे उन पे हमारे प्रेसिडेंट को और हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को इतना विश्वास था, मे बी दे फाउंड हिम सो एफिशिएंट दैट ही हेल्ड हिज पोस्ट फॉर 13 लॉन्ग ईयर्स. तो सबसे फर्स्ट अटॉर्नी जनरल भी वही थे, सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट टेन्योर भी अब तक इन्हीं का रहा है. उसके बाद एक इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि ऐसे कौन से अटॉर्नी जनरल्स हैं जिन्होंने अपनी पोस्ट को मोर देन वंस होल्ड किया है. मतलब अब तक ऐसे 2 अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं जिन्होंने इसी पद को 2 बार ग्रहण किया, मतलब वो 2 बार अटॉर्नी जनरल बने. द फर्स्ट इज सोली सोराबजी. तो जो सोली सोराबजी है वो फर्स्ट टाइम जब वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बने थे इन द ईयर 1989, उस टाइम फॉर अप्रॉक्सीमेटली 3 months ही कंटिन्यूड. Yes, not really 3 months, it was for 1 year. या 1 साल तक रहे थे. उसके बाद दोबारा से उनका चुनाव हुआ था और वो 1998 में दोबारा से अटॉर्नी जनरल बने थे टिल 2004. So सोली सोराबजी became the first attorney general who was appointed to the same post twice. One in the year 1989 for 1 year and second in the year 1998 till 2004. सोली सोराबजी के बाद there was one more AGI, one more Attorney General of India who has held this post twice, important for your competitive exams. It's Mr. Milan K. Banerjee. तो ये भी इस पद को 2 बार ऑक्यूपाई कर चुके हैं. Now the present हमारा प्रेसिडेंट जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं उनका नाम है Mr. K. वेणुगोपाल and he is the 15th Attorney General of India. He was appointed at this post in the year 2017. Okay, so that's all about this video. आपको ये भी एक और टर्म बता देती हूँ, सॉलिसिटर जनरल. तो सॉलिसिटर जनरल भी एक वकील ही होता है. ही इज़ ऑल्सो लाइक एट द टॉप मोस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री हु इज़ अपॉइंटेड यूजुअली टू असिस्ट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. क्योंकि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पास काफ़ी सारा काम होता है, तो वो अकेले सारा काम कैसे करेंगे, तो उनको असिस्ट करने के लिए उनके ग्रुप में सॉलिसिटर जनरल का भी अपॉइंटमेंट होता है. सॉलिसिटर जनरल भी होते हैं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी होते हैं. फ़र्क ये है, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, इसका उल्लेख संविधान में किया गया है. लेकिन जो सॉलिसिटर जनरल है, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है, इनके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं कहता. सो इट इज़ जस्ट अ क्रिएशन ऑफ द पार्लियामेंट टू असिस्ट and aid the office of Attorney General of India. So that's all about today's video. In case you liked it, you can just hit on the like button. You can share it with your friends and family, those who think can be benefited by this one. If you find this video or other videos interesting, you can also subscribe to my channel. And any other new topic if you think we should discuss here, just let me know. I'll make a video upon it. Thank you so much. Bye bye, take care.